नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस, जी हाँ, बिहार पुलिस के लिए ये जो आज का वीडियो है, यह बिहार पुलिस फिजिक्स का वीडियो है। बिहार पुलिस में आपने देखा कि साइंस के प्रश्न जो है वह ज़्यादा संख्या में पूछे जा रहे हैं, और साइंस में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और उसके बाद जो पूछता है वह पूछता है फिजिक्स, और फिर केमिस्ट्री से भी प्रश्न। मतलब तीनों मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक शिफ्ट में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो पहले ही मैं बायोलॉजी का लगभग 9th और 10th एनसीईआरटी कवर करा चुका हूँ पूरा। अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। फिर केमिस्ट्री का भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसके बाद केमिस्ट्री का एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें 9th और 10th के केमिस्ट्री हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बनाया है उसको, है ना। अब जो ये वीडियो है यह बिहार पुलिस फिजिक्स के लिए है। इसमें बिहार पुलिस फिजिक्स में जितने भी प्रश्न हैं पूछने वाले, है ना, बिहार पुलिस से रिलेटेड, वो सबको मैं कवर कराया हूँ। इसके बाद एक वीडियो और आएगा तो उसमें फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का सीधा मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका बिल्कुल कवर हो गया है। ज्योग्राफी मैं कवर करा ही चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद बात करेंगे आगे और क्या हम कराने वाले हैं। चलिए, विस्थापन कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो आप बताएंगे कि यह विस्थापन कहलाती है। वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप समझिएगा, एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ठीक ना। और रास्ता जो है, मेन रास्ता, वह ऐसे है। तो ये तो मेन रास्ता हो गया, लेकिन इसको हम शॉर्टकट भी यहां से यहां पहुंच सकते हैं। तो ये जो न्यूनतम दूरी है ना, यही विस्थापन है। समझ गए होंगे विस्थापन क्या कहलाता है। चलिए, ये प्रश्न आया भी था। ओडोमीटर से मापा जाता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी। जी हाँ, जैसे आपने 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन देखा होगा या घर पर होगा भी, तो आप जैसे मार्केट जाते हैं, होके आते हैं, तो आप देखते हैं कि 10 किलोमीटर चल गए। तो यह जो 10 किलोमीटर की दूरी आपने मापा, यही है ओडोमीटर। यहां से मार्केट से आपके घर के बीच की जो दूरी आपने मापी है, वह ओडोमीटर है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चाल का मात्रक है। तो चाल का जो मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है। ओके, चलिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल निकालना आपको दे देगा कि भैया कुछ दूर इतना से चला और कुछ दूर इतना का स्पीड से चला, तो इसकी औसत चाल निकालिए। तो तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, ध्यान रखना है। तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे आपसे कोई पूछता है कि एक आदमी जो है वह पहले 10 किलोमीटर जो चला है वह 50 के स्पीड से चला है, उसके बाद का जो 10 किलोमीटर चला है वह 70 के स्पीड से चला है। तो इसकी कुल जो चाल है, कुल जो चाल है वह कैसे होगी? तो देखिए, कुल दूरी कितना हो गया? 10 किलोमीटर, और फिर दूसरा बार भी चला 10 किलोमीटर, यानी कुल दूरी हो गया कितना? 20 किलोमीटर। और कुल समय कितना हो गया? 50 के स्पीड से चल रहा था, और ये 60 के कैसे चल रहा था? ये चल रहा था 70 के स्पीड से। तो 50 के स्पीड से चलने में 10 किलोमीटर में कितना लगा, और 70 के स्पीड से चलने में 10 किलोमीटर में कितना लगा, निकाल करके और नीचे से भाग दीजिएगा, तो आपका औसत चाल जो है वह आ जाएगा। दूरी बटा समय करके आपका आ जाएगा। तो सीधा सा आप याद रखिए, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि, जितना समय लगा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। एक निश्चित दिशा में चाल को कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। त्वरण त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या है भैया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यह प्रश्न भी दरोगा में पूछा गया है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग ज्ञात करने में क्या आता है? दूरी समय ग्राफ का प्रयोग आप किस का ज्ञात करते हैं? इसे किसका ज्ञात करते हैं? दूरी समय ग्राफ जो है यह वस्तु की चाल बतलाता है। क्या बतलाता है? वस्तु की चाल। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट उदाहरण है। वृत्तीय पथ पर, जैसे गोल फील्ड है, इस पर एक दौड़ रहा है व्यक्ति, तो किसका उदाहरण है? वह त्वरित गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
त्वरित गति का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल पर आ गए हम लोग। घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है तो यह गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। कैसे? गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि गैलीलियो जो है उनका जन्म हुआ था, तो गैलीलियो का जन्म इटली के पीसा शहर में हुआ है। इटली के पीसा शहर में हुआ है। झुकी हुई मीनार यहीं में है, पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वह यही है, तो ध्यान दीजिएगा गैलीलियो का भी जन्म यहीं हुआ था। एक पुस्तक है गैलीलियो के द्वारा ही रचित है, द लिटिल बैलेंस। जी हाँ, द लिटिल बैलेंस पुस्तक की रचना किस वैज्ञानिक ने करी है? तो गैलीलियो ने की है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम लोलक घड़ी की संरचना किसने दिया था? संरचना की बात कर रहा है, लोलक घड़ी की संरचना भी यही गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया था। गति के पहले नियम को किसका नियम कहते हैं? तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व निर्भर करता है, तो जड़त्व जो निर्भर करता है ना, वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए भार अगर देगा कि वस्तु के भार पर, तो भार मत मानिएगा, क्योंकि भार जो है ना वह बदल जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वह नहीं बदलता है। तो ये चीज ध्यान देना है, जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सर आइजक न्यूटन जो है इनका जन्म हुआ था, तो सर आइजक न्यूटन जो है इनका जन्म इंग्लैंड के ग्रैथम के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में ग्रैथम के निकट हुआ था इनका जन्म। इंग्लैंड याद रखना है आपको। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको सेव वाली घटना याद ही होगा कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे पेड़ के नीचे, तो यहाँ एक सेव गिरा था, तो इस कल्पना इन्होंने किया कि ये आखिर नीचे ही क्यों गिरा। तो आप याद रखिए गुरुत्वाकर्षण जो है इसके नियम का जो सार्वत्रिक नियम है यह किसने प्रस्तुत किया था? तो यह आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। देखिए एक बढ़िया प्रश्न है, यह अक्सर पूछ दिया जाता है। कैलकुलस की खोज किसने करी थी? यह कैलकुलस की खोज किसने करी थी? तो कैलकुलस की खोज भी न्यूटन ने करी थी। पूछे कभी कि बीज गणित के खोज, तो बीज गणित भास्कर, है ना। लघु गणित के, तो लघु गणित जॉन नेपियर। ऐसे करके आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारे खोज करता है, वो आपको मिल जाएंगे। चलिए परेशान मत होइए। तो फिलहाल आपको याद रखना है कैलकुलस की खोज न्यूटन ने। जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो जी का मान जो है यह कैपिटल जी है। जी का मान कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है वह ज्ञात किया गया था। चलिए देखिए तो 19 नंबर सवाल क्या कहता है। किस नियम से हमें यह ज्ञात होता है कि बल का द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है F, यानी कि F बराबर ma, मतलब बल बराबर क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का ही गुणनफल है बल, है ना। F बराबर ma, तो यह F बराबर ma सिद्ध होता है न्यूटन के दूसरे गति नियम से। याद रखिएगा F बराबर ma सब कोई आपको बताएगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि F बराबर ma सिद्ध होता है, परिभाषित होता है न्यूटन के दूसरे गति नियम से। वस्तु का भार जो है वह निर्भर करता है, हमने अभी आपको बताया कि भार जो है वह बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो भार निर्भर करता है स्थान पर। अब आप चले जाएंगे चंद्रमा पर, या चले जाएंगे ध्रुवों पर, या चले जाएंगे विषुवत रेखा पर, तो जो यह है ना अंतर है चंद्रमा से, यह भिन्न हो जाएगा, भार में अंतर भिन्न हो जाएगा। तो भार जो निर्भर करता है वह स्थान पर करता है, जबकि द्रव्यमान जो है वह सेम रहता है। तो भार पूछ रहा है कि वस्तु का भार जो है वह निर्भर करता है, तो आप बताएंगे कि जो वस्तु का भार है ना वह इसके स्थान पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं भैया? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है वह दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर सवाल। किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। किस वैज्ञानिक ने नहाने के टब में घुसने पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे थे? यूरेका यूरेका का मतलब है कि मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तो आर्किमिडीज जो थे, तो तैरने का नियम इन्होंने ही दिया था। तो ये जब नहाने के टब में घुसे तो अचानक घुसे और निकले, और यूरेका यूरेका करते हुए निकले, मतलब हमें याद आ गया, जो ये नियम दे रहे थे वह नियम इनको याद आ गया, है ना। तो आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। और आपसे अगर पूछे कि तैरने का नियम किसने दिया था, तो आर्किमिडीज का ही नियम है, ये ध्यान देना है आपको। दुग्ध माफी नहीं है, मापी है, दुग्ध मापी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा
वो हो रहा है दुग्ध मापी कार्य करता है, तो दुग्ध मापी है, मापी नहीं, दुग्ध मापी जिससे दूध मापा जाता है, आर्किमिडीज के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर जो है वह कम जाता है, अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण कम जाएगा। बल का मात्रक है, तो बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर, है ना, क्या है, न्यूटन मीटर बल का ऐसा ही मात्रक है। चलिए, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है इसकी स्थितिज जो ऊर्जा है, ध्यान समझिएगा, वस्तु जैसे जैसे नीचे आएगी स्थितिज ऊर्जा जो है वह कम जाएगी और इसकी गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ती जाती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है जैसे जैसे नीचे आती है, स्थितिज ऊर्जा जो है वह कमती जाती है। ध्यान दीजिएगा। बड़े राशियों में ऊर्जा का मात्रक ज्ञात करते हैं किलोवाट घंटा से, बड़े राशियों में ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा से ज्ञात करते हैं। इस तरंगों के माध्यम से कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। मतलब किस तरंगों का जो है माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है भैया, तो वह है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान देना है। 30 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो हर्ट्ज ने, जी हाँ, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे पहले खोज करी थी। चलिए 31 नंबर, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है ना वह ठोस में होती है। कहाँ होती है, ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। सबसे कम किसमें, गैस में। और निर्वात में देखिए पूछा था कि निर्वात में ध्वनि की चाल, बिहार पुलिस में पूछा था ये वाला, इसी दूसरे शिफ्ट में पूछा था कि निर्वात में ध्वनि की चाल, तो बताएंगे शून्य होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए क्या कहता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है, तो हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना है वह लगभग 1/10 सेकंड यानी कि सेकंड का 10वां भाग तक बना रहता है। स्टेथोस्कोप से, जी हाँ, देखिए क्या कह रहा है, स्टेथोस्कोप से रोगी के हृदय की धड़कन सुनाई देने का कारण क्या है, तो ध्वनि का बार बार परावर्तन। जी हाँ, स्टेथोस्कोप से ध्वनि हृदय की धड़कन सुनाई देता है ध्वनि के बार बार परावर्तन का। पराश्रव्य तरंग सुनी जा सकती हैं डॉल्फिन के द्वारा। पराश्रव्य तरंग, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सारे सुन लेते हैं। पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, चमगादड़ जो है ना, यह पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है और पराश्रव्य तरंग होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि, है ना, ध्यान देना है। धातु के, देखिए अगला प्रश्न है, धातु के ब्लॉक पिंडों में दरार का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु के ब्लॉक पिंडों में दरार का पता लगाने के लिए पराध्वनिक या पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। चलिए 38 नंबर सवाल, इकोकार्डियोग्राफी में यानी ईसीजी में प्रयोग किया जाता है, तो यह पराश्रव्य ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछे कि इकोकार्डियोग्राफी में प्रयोग किया जाता है या ईसीजी में प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, 38 प्रश्न थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे बिहार पुलिस फिजिक्स के लिए। इसके बाद एक मैराथन क्लास में और फिजिक्स का दे दूंगा, जिससे आपका फिजिक्स लगभग क्लास 9th और 10th कवर हो जाएगा और आपका एग्जाम भी बढ़िया से हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर कहीं त्रुटि होगी तो सुधार करके आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। फिलहाल गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारे जो हैं कंटेंट एनसीईआरटी के हैं, तो गलती बिल्कुल नाम मात्र की होगी। अब भले क्वेश्चन बोलने में या उच्चारण में या फिर इधर उधर होने की वजह से एक आध क्वेश्चन हो जाता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं संशोधन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।